हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था एंड मैंने आपको कुछ फार्मूलाज भी बताए थे, राइट। तो आज मैं पहले उन फार्मूलाज को एक बार और रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे मूव करेंगे, राइट। मैंने आपको पहले तो बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है, राइट। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट एंड ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि तब आता है जब हम लोग साइन ऑफ एंगल आई को डिवाइड करते हैं साइन ऑफ एंगल आर से। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम लोग साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो कभी चेंज नहीं होती है एक खास मीडियम के लिए, ओके। और उसी को कहते हैं हम लोग उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। और दूसरी बात, यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं होता है, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। अब बता सकते हो क्यों यूनिट नहीं होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रेशियो है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है तो इसका यूनिट कैसे होगा? क्योंकि आपको तो पता है कि कभी भी रेशियो निकालते हैं तो क्वांटिटी तो सेम ही होती है, यानी कि इस क्वांटिटी का यूनिट तो सेम ही होगा, और जब सेम यूनिट होगा तो यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब कि यूनिट कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, यानी कि जब भी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाता है तो उसमें यूनिट नहीं लिखा जाता है, ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे कि आप बोलोगे कि मैम हर मीडियम में जो इंसिडेंट लाइट है उसका एंगल कैलकुलेट करो, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका एंगल कैलकुलेट करो। क्या वो पॉसिबल है क्या बच्चे? देखो, मान लो कि यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर से लाइट की रेज आ रही हैं एंड ये रिफ्लेक्ट होकर के ग्लास में चली गई, नॉर्मल की तरफ बेंड होकर के। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आई निकालो, फिर आर निकालो, आई फॉर इंसिडेंट एंगल, आर फॉर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये पॉसिबल है क्या हर मीडियम के लिए? नहीं है ना। तो इस वजह से यहाँ पे एक और हम लोग फार्मूला हम लोग ने डिराइव कर रखा है, ओके। वो फार्मूला है स्पीड से रिलेटेड, ओके। स्पीड से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट से बहुत गहरा रिलेशन है, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, ओके, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो अगर ये ज़्यादा है, यानी कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, ठीक है ना, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो ऑब्वियसली कम होगी। यही रिलेशनशिप कल मैंने बताया था आपको। अब जैसे मान लो ये ग्लास है, ये कोई मीडियम है, ओके। तो इसमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, और अगर मैं बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब होगा कि स्पीड ऑफ लाइट कम है, ठीक है ना। तो इसमें रियल बात होती क्या है भाई? तो ग्लास में सबको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है मैम, क्योंकि ये डेंसर है ना। और आपको एक और रिलेशन तो पता है ना कि अगर मीडियम जो होगा वो डेंसर होगा तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम होगी। ये रिलेशनशिप मैंने कल भी बताया था, आप याद करो, ओके। तो इसी रिलेशनशिप को बेस बना करके हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है ना। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन speed of light in that medium, ओके। अच्छा, आप में से कौन बताएगा मेरे को कि यहाँ पे मैंने एयर से ही कंपेयर क्यों किया? मैंने स्पीड ऑफ लाइट को एयर से ही कंपेयर क्यों किया? मैं किसी और से भी तो कर सकती थी, ठीक है ना। पर मैंने एयर को चुना। क्यों चुना भाई एयर को? इसका आंसर मैंने आपको दिया है, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखे हैं तो आपको पता होगा। अभी एक बार याद करने की कोशिश करो। मैंने आपको एक बार बताया था कि जितनी भी लाइट होती है वो सन से आती है अर्थ पे, ठीक है ना। तो जब सन से अर्थ पे आती है तो अर्थ का एक एटमॉस्फेयर भी है, इसी एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हर रे को आना पड़ता है, ठीक है ना। और तब इस अर्थ पे कुछ सॉलिड है ट्रांसपेरेंट, कुछ लिक्विड है ट्रांसलूसेंट, एंड कुछ गैसियस मीडियम है ट्रांसपेरेंट, ओके। तो ये जो गैस से आ रही है, मतलब कि एयर से आ रही है जो लाइट, तभी तो वो लिक्विड में भी जा रही है या फिर सॉलिड में भी जा रही है, मतलब डेंसर मीडियम में जा रही है ना, किसी भी मीडियम में जा रही है ना। तो मतलब ये है कि किसी भी मीडियम में लाइट जब इंटर करेगी तो वो किससे होकर के इंटर करेगी? एयर से होकर के इंटर करेगी, या आप कैसे कह सकते हो कि वैक्यूम से होकर के इंटर करेगी, क्योंकि अंतरिक्ष में तो वैक्यूम ही होता है, स्पेस में,
ओके, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट या फिर एयर में स्पीड ऑफ लाइट लगभग सेम होता है, मैंने आपको बताया था, राइट। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं ना कि स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम आपको कैलकुलेट करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग उसको कंपेयर कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से, क्योंकि आना तो भाई लाइट को एयर से होके ही है, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको उस टाइम बोला था कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट याद रखना कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। आपको समझ में आया कि हम लोग क्यों कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से, ठीक है। अब दूसरी बात कि मैम इसको हम लोग शॉर्टकट में फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया था, तो कुछ बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम्स रह गई थी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एक बार देखना यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एन। एन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है एन, ठीक है ना। ऑफ एनी मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो जो भी मीडियम दिया हुआ है उस मीडियम को मैं यहाँ लिखूंगी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का कैलकुलेट करना है वो, ठीक है ना, और जिससे होकर के लाइट गुजर रही है। तो हमेशा ही किसी भी मीडियम में लाइट आती है किससे होके आती है, तो एयर से होके आती है, यानी कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं किससे कंपेयर करूँगी, तो ऑब्वियसली जहाँ से लाइट आ रही है मतलब कि एयर से कंपेयर करूँगी, यानी कि एयर को इस साइड लिख दूँगी। आपको समझ में आ रहा है, मतलब इसको पढ़ने का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है ना, यानी कि लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ आ रही है, तो एयर से उस मीडियम में आ रही है। लाइट जो है एयर से उस गिवन मीडियम में आ रही है, इस सिंबल का मतलब यही हुआ, ठीक है। ओके, अब आप बोलोगे कि नहीं मैम ये उल्टा होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसमें वाटर भरा हुआ है, तो वाटर से भी तो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट ऊपर जाती है ना। ओके, तो अगर वाटर से लाइट जो है वो ऊपर की तरफ आएगी, मान लीजिए ये वाटर से लाइट आ रही है एंड ये जो है वो नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आ रही है, तो नॉर्मल, मैंने डायग्राम गलत बना दिया, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो मान लो कि ये जो लाइट है इस तरीके से आ रही है, तो ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर बात हो तो मतलब कि लाइट जो है वाटर से एयर में जाए तो कैसे लिखेंगे भाई, तो उसके लिए सिंबल हम लोग डालेंगे कि यहाँ पे मतलब वाटर को मीडियम मान लो, वाटर को मीडियम मान लो, तो मीडियम से एयर में जा रहा है ना लाइट, यानी कि हमारा जो मीडियम है वो किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और एयर जो है वो इस साइड हो जाएगा, यानी कि इस सिंबल का क्या मतलब हुआ, मीडियम से लाइट आ रही है एयर में। समझ में आया, यानी कि सिंबल का मतलब आपको समझ में आया क्या। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहीं पे मैं बता ही रही हूँ, इन दोनों में रिलेशन है, एक खास रिलेशन है। रिलेशन क्या है ना कि अगर एयर से मीडियम में आ रहा है लाइट, ठीक है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब लाइट जो है किसी मीडियम से एयर में ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। ये भी आप कह सकते हो एक तरह का रिलेशनशिप होता है जो कि यूज़ हो जाएगा। नया फॉर्मूला नहीं है बच्चे, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक रिलेशनशिप है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आप ग्लास की बात करो, मीडियम क्या हो गया, ग्लास हो गया, तो आप ग्लास की बात करो ना, तो अगर एयर से लाइट आ रही है मीडियम में तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, एयर से लाइट आ रही है मीडियम में, और अगर मीडियम से लाइट जा रही है एयर में तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, और दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। ओके, आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। चलिए, अब हम लोग जिस फॉर्मूले की बात कर रहे थे, जो जिसमें आपको प्रॉब्लम थी, हम लोग उसको भी एक बारी देख ही लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला था कि एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, ठीक है ना, और हमेशा हम लोग किधर से लाइट को लेके जाते हैं, एयर से ही आती है लाइट, ठीक है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जिसको कि सी से डिनोट किया जाता है, एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। ओके, पूरा मैं मीडियम नहीं लिखूंगी, ये वही मीडियम है जो कि यहाँ पे है, ठीक है ना। चलो, अब एक और फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला हुआ, आपको समझ में आई बात, यानी कि यहाँ पे मैंने ये ए वाला जो है ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को यहाँ पे लिखा एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे तीन वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और तीसरा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अच्छा, इन तीनों में से इसका तो फिक्स है, इसका तो सबको पता होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब रह गया स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब इन दोनों में से कोई एक की वैल्यू दी रहेगी आपके क्वेश्चन में, और दूसरा आपको बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो,
है ना आसान। ओके, अब इसी सिंबल को किसी किसी बुक ने इस तरीके से लिखा है कि मीडियम तक तो ठीक है, और ये एयर जो है ना इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पर ही रख दिया है, ठीक है ना। तो अब कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं। ये भी फॉर्मूला वही चीज़ है, बट ये फॉर्मूला भी वही चीज़ है। हाँ, दोनों में से इजी कौन सा है बच्चे, तो ये वाला ज़्यादा इजी है, क्योंकि देखो यहाँ पे एयर से मीडियम में ट्रेवल कर रही है लाइट, ठीक है ना। बट यहाँ पे जरा सा उल्टा हो जाता है ना, एयर से मीडियम में ट्रेवल कर रही है लाइट, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, इस वजह से ज़्यादा इजी कंफर्टेबल यही होता है। ओके, अब आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, यानी कि हमारे पास ऑल ओवर 2 फार्मूला हैं, या फिर आप कह सकते हो 3 फार्मूला हैं। पहला तो एंगल वाला फार्मूला। ओके, पहला कौन सा, एंगल वाला फार्मूला। देखो यहाँ पे ये वाला, जो कि बहुत मिनिमम ही यूज़ होता है, रेयरली यूज़ होता है, क्योंकि एंगल इसमें बताना पड़ेगा ना। ओके, तो जनरली तो फार्मूला यूज़ होता है कौन सा, ये वाला फार्मूला जनरली यूज़ होता है, एंड कभी कभी आपको ये वाला भी देखने मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ करना तो है नहीं, बस रेसिप्रोकल कर देना है, राइट। चलो फिर तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जरा सा क्वेश्चन को नोट करना, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन को जरा सा नोट कर लो। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर। ओके, एयर से ही लाइट आती है हमेशा ही, लगभग, हमेशा नहीं लगभग, ठीक है। इनटू अ ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट हैविंग refractive index of 1.50। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एक बार क्वेश्चन को समझ लो फिर आप ट्राई करना, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास। मान लो कि यहाँ पे कोई ग्लास है, ग्लास प्लेट है, यहाँ से एयर से लाइट जो है वो ग्लास प्लेट में इंटर कर रही है, तो ऑब्वियसली बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है ना। ओके, तो इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है, दैट इज 1.50। एन की वैल्यू कितनी है, 1.50। अब इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, यानी कि अब इस ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट बता दो। तो बहुत इजी है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगी refractive index of glass with respect to air is equals to speed of light in air divided by speed of light in glass, राइट। क्योंकि यहाँ पे मीडियम तो ग्लास ही है, तो मैंने मीडियम को रिप्लेस कर दिया ग्लास पे। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.50 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो सबको पता होता है 3 × 10⁸। ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा बच्चे, ये याद रखना पड़ता है। एंड मेरे को ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो कैलकुलेट ही करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंटू 1.50 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.50, राइट। अच्छा, ये जो सिंबल मैं दे रही हूँ ये क्या है, ये म्यू है। ये क्या है, ये म्यू है, मैंने लास्ट वाले क्लास में भी आपको बताया था। ये सिंबल होता है स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने का, मतलब दिखाने का, एक्चुअली मेजर करने का नहीं, दिखाने का, ठीक है ना। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के लिए स्पेशल सिंबल है सी, बट स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को दिखाना है तो आप म्यू से दिखा सकते हो, बट यहाँ पे लिखना पड़ेगा किस मीडियम का आप बता रहे हो स्पीड। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, यहाँ तक तो बच्चे पहुँच जाते हैं, इसको सॉल्व करने के समय नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो देखो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट को हटा दूँ, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो क्या मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 10⁻² है, राइट, एंड ये डिवाइडेड बाई 150 हो गया। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे 150 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए, तभी तो डिवाइड कर पाऊंगी ना। तो इस वजह से मैं क्या करूँगी ना, ये जो 10⁻² था ना, इसको मैं 3 को दे दूँगी 00, एंड यहाँ पे 10⁸ तो ऑलरेडी था। ओके, तो फ़ायदा ये हो गया कि 150 से ये 2 टाइम्स में चला गया,
तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम लोग मेजर करेंगे मीटर पर सेकेंड में ही। ओके, बस इतना सिंपल ही तो था। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, या तो आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा इसलिए प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपको ये सॉल्व करने नहीं आएगा इसलिए प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा तो भाई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का था बच्चे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water for light going from, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, going from air to water, okay, air to water be 1.33, then क्वेश्चन पूछ रहा है कि what will be the refractive index for light going from उल्टा, ठीक है, अपोजिट, वाटर टू एयर। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आप खुद से इसको ट्राई करना, राइट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर, नहीं, फ्रॉम एयर टू वाटर, मान लो कि ये वाटर है, इसमें वाटर फील्ड है, ओके। तो लाइट जो है ना वो एयर से वाटर में आ रही है, ठीक है ना। लाइट जो है वो जैसे एज यूजुअल आती है, एयर से वाटर में आ रही है, तो मतलब कि मैं लिखूंगी वाटर यहाँ पे और एयर यहाँ पे, एयर से वाटर में आ रही है लाइट, ठीक है ना। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, ठीक है। तो आपसे अपोजिट पूछ रहा है, मतलब कि अगर वाटर से एयर में जाना हो, वाटर से एयर में अगर जाना हो, ठीक है ना, तो बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। यानी कि इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन यहाँ पे वाटर से एयर में जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, यानी कि इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाटर, यहाँ पे मैंने बड़ा लिख दिया है ना, वाटर को मैंने काफ़ी बड़ा लिख दिया, नहीं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, वाटर छोटा लिखेंगे एंड एयर उससे भी छोटा लिखेंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.33, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाओ, 2 0 बैठाओ, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 133, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.75, राइट। एंड यूनिट तो देते नहीं है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, बस आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल सा था ना क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को दे देता है, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, राइट। अब एक और क्वेश्चन आपको कराती हूँ, एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको देखना ज़रा सा, क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत दिमाग वाला है ना, या तो आप बहुत इजीली इसको आंसर कर पाओगे या फिर कर ही नहीं पाओगे। बट आपने अगर मेरी वीडियोस को बढ़िया तरीके से देखे है ना, इसी वीडियो में मैंने बताया है, तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एक बार क्वेश्चन को रीड करना जरा सा, ओके। मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर समझा भी देती हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एंड 1.3, अच्छा एक बात और बच्चे, एनसीईआरटी जो है ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहता है एनसीईआरटी कि आप जो है ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस को रटा करो, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ एयर का याद रखना है, दैट इज अप्रॉक्स 1, ओके। 1.022 होता है, 002 होता है एक्चुअली, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेट करके 1 याद रखना है सिर्फ एयर का। उसके अलावा और किसी भी चीज़ का, हाँ डायमंड का आप याद रख सकते हो, एक्चुअली डायमंड का भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो कि सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, राइट। बस बाकी सब तो एनसीईआरटी जो है वो खुद ही आपको क्वेश्चन पेपर में, आई मीन सीबीएसई जो है खुद ही क्वेश्चन पेपर में दे देता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, जरूरत पड़ती है तो। जैसे देखो ना, यहाँ पे ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं एक बार बता देती हूँ, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन ऑयल होता है एक तरह का, वाटर, ये 3 लिक्विड मीडियम है,
इनका दिया हुआ है, देखो लिक्विड है तीनों, लेकिन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो अलग अलग है। इसका 1.44 है, कितना हल्का सा माइनर चेंज है ना, 1.47 है, 1.33 है रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है केरोसिन का ये है, टर्पेंटाइन का ये है, एंड वाटर का ये हो गया, ठीक है। इन विच ऑफ दीज मटीरियल्स डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, आपको बताना है कि तीनों मटीरियल्स में से सबसे ज़्यादा स्पीड से लाइट किस में ट्रेवल करेगी, राइट। तो यहाँ पे एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो, आंसर आप बता लो, फिर वीडियो प्ले करके देखना कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, इसी लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के लिए अगर ज़्यादा होगा तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, बताया था ना बच्चे। ओके, यानी कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जरा सा देखना, इन तीनों मटेरियल्स में से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव, अच्छा यहाँ पे आपको फास्टेस्ट देखना है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कम करके देखना है। तो हम लोग बस देख लेंगे कि इसमें किसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मिनिमम। तो देखना जरा सा किसका, इसका है ना, वाटर का है। ओके, तो यानी कि हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है ना, सिंस करके, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अगर कम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, आपको उतना ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, मैं जो लिख रही हूँ ना उतना आप भी लिख लोगे तो काम चल जाएगा। ओके, सिंस करके इतना लिखते हैं ना, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मिनिमम, so light travels fastest in it, ठीक है, light travels fastest in it। ओके, अब यहाँ पे ना आपको ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, राइट। ओके, अब कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको करा दूँ, ठीक है। तो एक बार देखना यहाँ पे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान भी है, एक बार आप ट्राई करना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एक्चुअली पता है बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये फिज़िक्स का कम और रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा है। ओके, तब इसको मस्ट ट्राई करना। मैंने इसका थ्योरी वाला पोर्शन तो करा ही दिया है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी थ्योरी था मैंने आपको बता रखा है। बस आपको रीजनिंग के हिसाब से इस क्वेश्चन को देखना है एंड एक्चुअली ऑब्जर्व करना है एंड आपको आंसर बता देना है, ठीक है। विल बी आपको ऑप्शन में दे देती हूँ, यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 4/5, तीसरा ऑप्शन है 4/6 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 5/2। एक बार क्वेश्चन भी रीड कर दूँ क्या, समझा दूँ क्या, एक बारी आप खुद से रीड करो, मैं समझाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, अगर ग्लास, एयर से ग्लास में अगर जा रही है लाइट, ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट सेम है ना पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा, एयर से अगर ग्लास में लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, 3/2 है। तो इसका अपोजिट, अगर लाइट जो है वो ग्लास से एयर में जाए तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको पता है इसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होता है ना, तो यानी कि 2/3 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई मैम आप बताइए, इसमें तो 2/3 कहीं दिया ही नहीं है, तो क्या करें, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो, एक बार देखो कि क्या मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या ऑप्शन देने में। नहीं, मैंने मिस्टेक तो नहीं किया है, मिस्टेक आप कर रहे हो। देखो यहाँ पे, क्या मैं इस 2/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर लिखूँ तो 4/6 लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पे 4/6 है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आप बैठोगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कि जो आंसर होता है ना, नॉर्मली फ्रैक्शन के केस में मिलते हैं कि एक्चुअली जो आंसर होता है वो आंसर नहीं दे ऑप्शन में नहीं देता है, वो क्या करता है ना, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है ना उसको डाल देता है वो ऑप्शन में। तो बच्चे को लगता है कि भाई जो मेरा आंसर है वो तो मैच ही नहीं कर रहा, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देता है नॉन ऑफ दीज, तो बच्चे क्या करते हैं, नॉन ऑफ दीज पे टिक कर देते हैं, मैंने तो नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में आपको चेक करना होता है कि कहीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो नहीं दिया हुआ है, राइट।
तो बस आज के लिए इतना ही। आप और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करना। एंड आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। फेसबुक पे भी ग्रुप है, आप वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। राइट। एंड आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियोस कैसे लगे। आपको कमेंट करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एंड वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दो, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरे लिए टॉनिक का काम करता है बच्चे। आप लाइक करते हो तो मेरे को लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हो, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। राइट। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वाले क्लास में। हाँ, आपका जो रिफ्रैक्शन है ना वो अभी ग्लास स्लैब वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लेंसेज की तरफ मूव करेंगे। राइट। तो लेंस में भी रिफ्रैक्शन ही होगा, बट वहाँ पे इमेजेस भी फॉर्म होते हैं बहुत सारे तरह के। तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं। राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लेंसेज तो हम लोग खुद भी पहनते हैं ना चश्मा आँखों पर, और आँखों के भी कौन सा चश्मा पहनते हैं, उसका पावर कितना होता है, ये सब भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। तो बने रहना फिर मेरे साथ, और मज़ा लो साइंस का। तो बाय बाय, थैंक यू।